बैठो बैठो। हाँ बस आज यहाँ पर शहर सोलापुर में विधानसभा इलेक्शन, मध्य सोलापुर विधानसभा क्रमांक 249, इसके प्रचार निमित्त यहाँ जो पांगल स्कूल ग्राउंड में एक छोटी सी सभा, हम लोग ने सोचे थे छोटी सी सभा होगी, लेकिन यहाँ तो सरों का समंदर दिख रहा है। इसका जो आयोजन किया गया है आज, इसके मौके पर आज मंच पे उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे बड़े अब्बा फजल शाब्दी साहब, मेरे वालिद मकबूल शाब्दी साहब, और अभी अभी जो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए शौकत पठान साहब। शौकत पठान कुछ दिन पहले बोले थे करारा जवाब मिलेगा। तो ये था क्या पठान साहब? हमारे सोलापुर के ऑब्जर्वर हैदराबाद से आए हुए अनवर सादात साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ हस्तियाँ, स्टेज पे बहुत लोग हैं, मैं सारों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हमारे बुलावे पर। हमारे पार्टी के एक्स कॉरपोरेटर्स, कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे हुए हमारी लेडीज़ विंग भी है, लेडीज़ विंग भी है, मेरी बहनें, और मेरे सामने बैठे हुए नौजवान भाइयों, बुज़ुर्गों, और घरों में से, बिल्डिंग में से सुन रहे मेरे इज़्ज़तदार माँ बहनें, अरे अभी बोलूँगा जब चिल्लाओ, अभी बहुत बोलने वाला हूँ, चिल्लाने लायक। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पर जमा है, तो वो क्यों जमा है हम लोग? आज फारूक शाब्दी ही नहीं, फारूक शाब्दी की पार्टी ही नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ओहदेदार ही नहीं, सोलापुर शहर का हर शख्स, हर बंदा, वो चाहे किसी भी समाज का हो, वो चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी समाज का हो, वो आज सोलापुर शहर में ये माहौल बन चुका है कि सब लोग अपने आप को फारूक शाब्दी समझकर ही काम कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या नहीं? कहाँ गए सो? वहाँ मैं भी शाब्दी बोलते। आज शहर में यही नारा चल रहा है। जरा खुला खुला बोलो, हाँ, नहीं तो मोदी मोदी समझने के लोग। ये शाब्दी है, शाब्दी। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक बनाया
कि मैं मेरी आवाम के लिए कुछ कर सकूं, और मेरे अकेले के लिए मुमकिन नहीं था। मैं अकेला चाह के भी कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन वो आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना, मेरी माँ बहनों की दुआओं के बिना मैं ये सब चीज़ हासिल नहीं कर पाता। आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किस चीज़ की है? ये लड़ाई का सिलसिला शुरू हुआ 40 साल पहले। मेरी बात को गौर से सुनिए मेरे भाई। ये जो लड़ाई है, ये 40 साल पहले से सिलसिला शुरू हुआ। आज स्टेज पे काफ़ी ज़ईफ लोग बैठे हुए हैं, पब्लिक में बैठे हुए। ये लोग खुद बोल सकते हैं आज कि 40 साल से सोलापुर शहर में एक मुस्लिम आमदार जिताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 40 साल में हमारी तादाद होने के अलावा, हम सब को लेकर चलने के बावजूद, सब समाज को अपना मानने के बावजूद, 40 साल से जो बीड़ा खैरदी साहब ने उठाए थे, सलीम कल्याणी साहब ने उठाए थे, 2014 में इलेक्शन हुआ तो हार मिली, 2019 में इलेक्शन हुआ तो हार मिली, तो ये हमारा सपना अधूरा ही रह गया। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए हम 40 साल मेहनत करें तो पा नहीं सकते? क्या हमारी दुआओं में वो असर नहीं है? क्या हमारी मेहनत में वो कुव्वत नहीं है कि 40 साल से हम लोग फेल होते जा रहे हैं? लेकिन इस बार सोलापुर की जनता ने ये तय कर लिया है कि इस बार 2024 में हम लोग सोलापुर में इतिहास गढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो काम 40 साल से नहीं हुआ, वो इस बार हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो सपना देखे इतने सालों से कि एक मुस्लिम आमदार जिता के लाएंगे, वो काम आज की जो नस्ल है, मेरे नौजवान भाई, मैं आप लोग से गुजारिश कर रहा हूं कि ये वक्त आ गया है कि हमारे बुजुर्गों को हम हमारी तरफ से तोहफा दें। देंगे ना तोहफा? लेकिन तोहफा सिर्फ नारे लगाने से, सिर्फ चिल्लाने से, सड़कों पर घूमने से नहीं दिया जाता। इलेक्शन लड़ा जाता है प्लानिंग से, हिकमत से और समझदारी से। आज तक हमने जो नहीं किए होंगे, हम कहीं तो कहीं चूक रहे थे पिछले सब इलेक्शन में, लेकिन इस बार हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे जो इलेक्शन जीतने के लिए करना पड़ता है, और 23 तारीख को ज़रूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। आज तक हम लोग जी 40 साल में क्यों हारे, कोई बता सकता है मुझे? किसी के पास जवाब है? एकता तो ठीक है, वो दूसरी बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमने 40 साल में कामयाबी क्यों नहीं पाए। हमने, मुझे बताओ, ये 20 तारीख जो मतदान का दिन है वो क्या है? कौन सा दिन है वो 20 तारीख? हमने 40 साल तक ये इलेक्शन के दिन को सिर्फ मतदान का दिन समझा, इसीलिए शायद हम कामयाब नहीं हुए। हम ये सोचते रहे कि वोटिंग है, धूप बहुत है, कौन घर के बाहर निकलना, कौन तो भी आता कि नहीं, जाता कि नहीं, हमारे को क्या लेने का है, हमने क्या करने का है। हम लोग गाफिल रहे
हम लोगों ने आलसी बना दिखाए, जिसकी वजह से हम लोग हर बार हारते हुए आए। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूं कि इस 20 तारीख को अगर फिर से आप लोग ये सोचेंगे ये खाली मतदान का दिन है, तो बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि फैसले कुछ भी हो सकते हैं। इस 20 तारीख को हम लोगों को ये साबित करना है, हम लोगों को ये दिखाना है कि सोलापुर में भाईचारगी अगर जिंदा रहेगी तो ये 20 तारीख को हम सब मतदान करना है इंशाअल्लाह। इस सोलापुर में एकता और अखंडता रखने के लिए 20 तारीख को मतदान केंद्र तक जाना है। इस सोलापुर में जातिवाद को बढ़ावा नहीं देने के लिए 20 तारीख को हमको मतदान केंद्र तक जाना है। इस सोलापुर में हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य अगर हमको सुधारना है, मुस्तकबिल सुधारना है, तो हमको मतदान केंद्र तक जाना है। इस 20 तारीख को अगर हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनें जो जिंदगी भर बीड़ी बना रही है, दूसरों के घर के बर्तन मांज रही है, तो हमको 20 तारीख को मतदान केंद्र तक जाना है। इस 20 तारीख को अगर हम चाहते हैं कि सोलापुर शहर में हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी मिले, तो हमको 20 तारीख को मतदान केंद्र तक जाना है। इस 20 तारीख को अगर हमको दिखाना है कि हम गुस्ताखे रसूल को माफ नहीं करेंगे, इस 20 तारीख को अगर हम लोगों को संविधान बचाना है, लोकशाही बचाना है, हमारे अधिकार बचाना है, हमारे हुकूक बचाना है अगर, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इसको इलेक्शन का दिन नहीं समझना, इसको ये समझना ये हमारे वजूद की लड़ाई का दिन है। और हमारा वजूद बचाने के लिए हम लोग 20 तारीख को बड़ी तादाद में बाहर निकलकर मतदान करेंगे इंशाअल्लाह। हमको पता नहीं है हमारे वोट की ताकत क्या है। ये आप जो एक बटन दबाते हैं उसके अंदर कितनी ताकत है, अगर उसका अंदाजा हम लोगों को हो गया तो दुनिया की सबसे कीमती चीज, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहरात हो, दुनिया की सबसे कीमती चीज मैं समझता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हम लोग को दिए अधिकार ये मतदान करने का, ये वो है। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए भाई लोग। आज क्या माहौल चल रहा है, आज आप लोग को तो मालूम है हिंदुस्तान में क्या माहौल चल रहा है। आज आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, पेपर, न्यूज सब देखते होंगे। आज पूरे देश में ये बीजेपी ये तय कर रही है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। हमारे हिजाब के खिलाफ ये लोग कानून लाते हैं, हमारे शरीयत में दखलंदाजी करते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडरों को पकड़ पकड़ के पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गरीब मजलूमों के घर तोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसा इनके नेता सड़कों पे खुलेआम आतंक मचा रहे हैं। क्या क्या भाषण नहीं कर रहे ये लोग, लेकिन हम जिससे उम्मीद रखते हैं कि जब हम पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, मागासवर्गीयों पर, अल्पसंख्यकों पर, क्रिश्चियंस पर जब ज्यादती हो तो हम उम्मीद किससे करेंगे? हमने जिसको वोट दिए, हमने जिसको नेता बनाकर असेंबली या पार्लियामेंट में भेजे, हम उसी से उम्मीद करेंगे कि वो बंदा उठकर खड़ा होगा और हमारे हक के लिए लड़ेगा। लेकिन होता क्या है, क्या हुआ है आज तक? जब ट्रिपल तलाक की बात आती है तो ये लोग की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है।
जब वक्फ बोर्ड की जमीनों को छीनने के लिए कानून बनाया जाता है तो आप और हमारे ही वोटों से यही शिवसेना, उद्धव ठाकरे गढ़ की शिवसेना जिसके 9 खासदार जीत के आते हैं, वो लोग वॉकआउट करके पार्लियामेंट में से जाकर कैंटीन में बैठ के गुलछर्रे उड़ाते हैं। अरे कब तक हम लोगों को कड़ी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? और ये जो शख्स आपके सामने बैठे हुए 544 एमपी है पार्लियामेंट में, 544, उनमें से इनको तो हम लोग इतने वोट भी नहीं देते क्या? लेकिन ये शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक जुनून, एक पागलपन, एक तड़प, एक दर्द, एक तकलीफ लेकर बेबाकी के साथ, चाहे वो मुद्दा मुसलमानों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, आदिवासियों का हो, या किसी भी समाज के ऊपर नाइंसाफी हो रही हो, तो अगर आवाज उठती है तो सिर्फ एक आवाज गूंजती है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। और ये हमारा वोट खाने वाले, ये हमारे वोटों को चुन चुन कर लेने वाले क्या बोलते हमारे को? हम बी टीम है, हम बी टीम है। बी टीम, अगर बी टीम होते तो लोकसभा इलेक्शन में टिकट देते और ताई को गिरा देते। लेकिन हमारा भी मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हमें दूर रखना है, उनको सत्ता में आने नहीं देना है, और उसके लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग वो करेंगे। ये बी टीम बोलने वाले अभी कुछ दिन पहले इनके 5 नगर सेवक भाजपा में गए क्या नहीं गए? अब कौन बी टीम है? ये सब आप लोग को वर्गलाने का काम करते हैं। अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी समझ जाइए आप सब लोग। हम सब लोग मिलकर एक इतिहास बना सकते हैं सोलापुर शहर में। एमआईएम ऐसी है, एमआईएम वैसी है, एमआईएम ये है, एमआईएम वो है। ये सामने बैठे हैं और इनके अंडर में हम लोग ट्रेन हुए पॉलिटिक्स में, तो हमको मालूम है हम लोग को क्या सिखाया गया है। कौन बोलता है एमआईएम सेक्युलर नहीं है? कौन बोलता है एमआईएम जातिवाद पार्टी है? अभी अनवर साहब ने अपने भाषण में बोले कि हैदराबाद के दारुस्सलाम में मैं भी 4-5 मरतबा गया हूं। मैं जब भी जाता हूं वहां पर हमारे दलित भाई बैठे हुए मिलते हैं, वहां पर भगवे लिबास डाले हुए हमारे साधु संत मिलते हैं, हमारे सिख समाज के लोग वहां पर मिलते हैं, हमारे दूसरे माइनॉरिटीज के लोग वहां पर मिलते हैं। और दारुस्सलाम का दरवाज़ा एक ऐसा दरवाज़ा है जो हर समाज के लिए खुला रहता है और हर समाज के काम करने के लिए वो लोग खड़े रहते हैं। वैसा ही दारुस्सलाम सोलापुर में बनाऊंगा, जहां हर किसी को एंट्री होगी, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, मोची हो, पद्मशाली हो, लोधी हो, कैकाड़ी हो, और कौन कौन से समाज, कोष्टी हो, वडार हो, और चाहे जितने भी समाज हो। मैं किसी एक समाज का आमदार बनने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। मैं अगर जीतूंगा तो हर समाज का काम बराबरी से करूंगा। अरे बस करो अभी भड़काना, लोगों को समझ में आ चुका है। आज हमारे स्टेज पे बैठे मीरठ से आए हुए
उम्मीदवार हैं एमआईएम के, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। तुम दिए क्या हमारे को कभी टिकट? कभी दिए? कितने साल से मांगे? शौकत भाई मांग मांगू थके क्या नहीं तुम्हें? तो ये नाइंसाफी कब तक झेलेंगे हम लोग? ये नाइंसाफी कब तक झेलेगी आवाम? लेकिन अब हमने सोच लिए हैं कि हम सिर्फ कुर्सियां नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ शतरंजी नहीं बिछाएंगे, हम सिर्फ नारे नहीं लगाएंगे। अब हम हमारा हक, हमारी हिस्सेदारी छीन के लेंगे और हम तुम्हारे बाजू में कुर्सी डाल के बैठेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए हम सबको मिलके काम करने की जरूरत है। करेंगे ना काम? लोकसभा इलेक्शन में कैसा करे नहीं? ताई के टाइम करे क्या नहीं करे? कड़क धूप थी, धूपकाले का मौसम था, जब 45 डिग्री था टेम्परेचर। पहाड़ी लगा को मतदान करे, पहाड़ी लगा को। अच्छा करे, भाजपा को रोके, बहुत अच्छा करे। लेकिन जब ताई का करे, इस बार भाई के लिए काम करना है। मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आप लोग को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस बार मैं हर समाज से ये मंच से अपील कर रहा हूं कि इस बार मौका दे दीजिए, एक मौका दीजिए मुझे, अपना भाई, अपना बच्चा समझ के। मैं सोलापुर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूं। एक मौका मांग रहा हूं मैं सिर्फ। मैं तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी नहीं मांग रहा, क्या प्लॉटा नहीं मांग रहा, घर का कुछ कीमती सामान नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक अपना कीमती वोट मांग रहा हूं। आप लोग दे दीजिए मेरे भाई। क्या क्या नहीं हो रहा है सोलापुर में, क्या क्या नहीं हुआ सोलापुर में, लेकिन ये क्या कब जागेंगे हम लोग? मैं आज पैदल दौरे में निकल रहा हूं। ऐसी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पे एक गली में से 2 लोग पार नहीं हो सकते। ड्रेनेज का मसला, रास्ते का मसला, साफ पीने पानी का मसला। अरे ये कोई जिंदगी है? आजादी के 75 साल बाद भी अगर आज हम इलेक्शन में पीने के पानी को मुद्दा बना रहे हैं तो खड्डे में जाए। ऐसी राजनीति नहीं करना भाई। आज सोलापुर शहर आज इसमें इतनी कुव्वत है। किसी जमाने में सोलापुर जाना जाता था तुवाल के लिए, सोलापुरी चादर के लिए। आज हमारा पूरा यंत्रमाग जो है, जो हैंडलूम्स थी, आज खत्म होने की कगार पे। हमारे बीड़ी कामगार महिलाएं जो हैं, आज बिचारों की पगार अगर सुनेंगे तो आप बोलेंगे इनका घर कैसा चलेगा। आज बीड़ी कामगार मालिक जो है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून थोपे गए हैं जिसकी वजह से उनका कारोबार बंद होने की कगार पे आ गया। इलेक्शन आता है, उससे 2 महीने पहले एयरपोर्ट की रिबन काटते, चिमनी गिराते, लेकिन प्लेन ही नहीं दिखता वो एयरपोर्ट में। ये कब तक तुम सोलापुर की जनता को गाजर देते रहेंगे? आज जो नौजवान है सोलापुर के, आज सोलापुर में इतना स्किल है, इतना टैलेंट है, बेचारे कैसा भी पढ़ लिख के कामयाब होके डिग्री लेके नौकरी की तलाश में सोलापुर में घूमते हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। मजबूरी में अपने ज़ईफ बुढ़े माँ बाप को छोड़ के यहाँ सोलापुर में
उन लोग को बम्बई या पूना जाना पड़ता है काम की तलाश में। वहाँ जो पगार मिलती है बेचारे खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, और फिक्र लगी रहती है हमारे माँ बाप घर पे कैसा रहे होंगे। आज हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी स्कूल नहीं है। आज हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना खराब हो गया है कि आज हमारे सोलापुर में ई बसेस नहीं है। जो परिवहन के जो कर्मचारी हैं उनकी टाइम पे पगार नहीं होती। जो आशा वर्कर्स हैं धूप में काम करते हैं उनका कोई वेतन का ठिकाना नहीं है। जो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, मैं गया था एक मोर्चे में, वहां पर 90 साल के ज़ईफ चाचा अपनी पेंशन की लड़ाई के लिए वहां पर धरना देने के लिए आए थे। अरे ऐसी सरकार को शर्म आना चाहिए। कब जागेंगे हम लोग? बार बार एक ही बटन दबा रहे। अरे बदल करके तो देखो, हो सकता है वो सही नहीं कोई दूसरा सही होगा, मैं सही नहीं मेरे बाद कोई और सही रहेगा, लेकिन नहीं। आज तक हम लोगों ने किसी को हराने के लिए मतदान की। कुछ लोग आते थे हमारे बीच में, नहीं करे तो भाजपा आती, नहीं करे तो भाजपा आती। वो भाजपा के डर से आप लोग दूसरा बटन दबाए। लेकिन इस बार खबरदार, किसी को हराने के लिए वोट नहीं करना है, हमको खुद को जीतने के लिए वोटिंग करना है इंशाअल्लाह। अपनी ताकत को पहचानो। जब तक हम हमारी ताकत को नहीं पहचानेंगे, ये लोग हमको गुमराह करते रहेंगे भाई। तो मैं आप सब लोग से यही गुजारिश कर रहा हूं, हर समाज के लोगों से, हर समाज के लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे को स्वीकार करो। मैं सोलापुर में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं हर जात हर धर्म के लोग। मैं उनके दरवाजे पे जाता हूं तो वो लोग घर के अंदर बुलाते मेरे को, क्योंकि उनको ये यकीन हो गया है कि फारूक शाब्दी भेदभाव करने वाला नहीं है, कि फारूक शाब्दी सबको लेके चलने वाला है, कि फारूक शाब्दी सबका शाब्दी है। और ये करके दिखाना है, और ये करने के लिए मेरे को आप लोग की ताकत चाहिए। मैं ये राजनीति में कोई पैसे कमाने नहीं आया। मेरा काम तोड़ी करने का नहीं है। मेरे पास जो है, मेरे अब्बा पीछे बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं ये इलेक्शन में 4 वचन 4 वादे लेकर इस इलेक्शन में जा रहा हूं, और वो चारों वादे मेरे मतदार संघ की मेरी माँ बहनों के लिए है। तुम लोग आदमी लोग नाराज नहीं हो ना, हमारे वास्ते क्या भी नहीं करोगे। हमारी माँ बहनें खुश तो हम भी खुश। तो 4 वचन जो मैं आप लोग को दे रहा हूं, उसमें पहला ये है कि अगर मैं जीत गया तो आमदार के रूप में जो वेतन आमदार को मिलता है, जो मानधन मिलता है, पगार मिलती है, जो वो कितने लाख है मेरे को मालूम नहीं है और मालूम करने का भी नहीं है। वो पूरे पैसे, वो पैसों में से फारूक शाब्दी एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेगा। वो पूरे पैसे मैं मेरे मतदार संघ की, हर समाज की, समाज पूछ के मदद नहीं की जाएगी। वो किसी भी समाज की हो, वो हर समाज की गोर गरीब महिला जिनको थायराइड, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी की गोलियां चलती है, उनके लिए फ्री में दवाइयां उपलब्ध करा के देंगे। दूसरा वादा, मैं मेरे जाती कमाई में से
मैं 1 करोड़ रुपए ऐसी एक एनजीओ को फंड करूंगा जो बचत गट में काम करते हैं, ताकि हमारी माँ बहनों को बिला सूद ब्याज के बिना उनको कर्ज मिल सके। तीसरा वादा मैं ये करता हूं कि अगर मैं जीत गया तो जो मेरी फैक्ट्री मुंबई में चलती है उसका 1 यूनिट उठा के मैं यहाँ सोलापुर में लाऊंगा, जिसके जरिए हर रोज 1000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। चौथा वादा मैं ये करता हूं कि अगर मैं जीत गया तो हमारे मतदार संघ में जो बीड़ी कामगार और यंत्रमाग कामगार महिला हैं, जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा बना के दूंगा, ताकि बीमारी में उनको पैसों की कमी की वजह से अपनी सेहत के साथ समझौता ना करना पड़े। और ये चारों वादे पूरे करने के लिए, ये मोदी का वादा नहीं है 15 लाख वाला, ये शाब्दी का वादा है, शाब्दी का। और ये चारों वादे पूरे करने के लिए मैं 1 साल का टाइम मांग रहा हूं। अगले साल नवंबर 2025 से पहले अगर मैं जिंदा रहा तो ये चारों वादे इंशाल्लाह पूरे करके दिखाऊंगा सोलापुर वालों के लिए। तो बस मैं यही चाहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठा हो जाए, सब समाज, सब धर्म, सब छोड़कर इस बार जात पात को भूलना है, पक्षपात को भूलना है, पूरे सोलापुर को एक होना है। और 20 तारीख के दिन 6 नंबर का बटन, जिसका चुनाव चिन्ह पतंग है, इतना दबाओ कि 23 तारीख तक वही आवाज आना चाहिए बस। और 23 तारीख के बाद मैं आप लोग के लिए, आप लोग एक दिन दो मेरे को, 20 तारीख, मैं आपसे वादा करता हूं और ऊपर वाला अल्लाह मेरी जबान की लाज रखे कि मैं आप लोग को 5 साल नहीं दूंगा। मैं 5 साल देने वाला नहीं हूं। मैं मरे दम तक आप लोग का एक कर्जा चुकाऊंगा इंशाअल्लाह। 20 तारीख को आप सब लोग बड़ी तादाद में अपने घर वालों के साथ निकलिए। वोटिंग के दिन को एक त्योहार की तरह मनाइए, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए और हम सब लोग मिलकर पतंग का बटन दबाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। अब बिला ताखिर बहुत वक्त हो चुका है। सिसकती इंसानियत की आवाज तुम हो, वंचितों दलितों के वफादार तुम हो। बाबा साहेब की तरह हमें एक रहनुमा मिला है। ओ मेरे कायद असद ओवैसी, पूरा हिंदुस्तान तुम हो, पूरा हिंदुस्तान तुम हो। जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गाने क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों,
गयूर नौजवान साथियों, मेरे तमाम मंजलिसी रुफ़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब फजलुर रहमान शाब्दी साहब, हाजी मकबूल शाब्दी साहब, अज़हर हिंदकरी साहब, मोहतरमा वहीदा आपा रुकने बल्दिया, जनाब नसीम खलीफा साहब, गाजी जागीरदार साहब और मेरठ से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेश कुमार कामले साहब, और अभी कांग्रेस पार्टी से जो उनके सीनियर कायद मजलिस में शामिल हुए हैं जनाब शौकत पठान साहब, मैं इनका खैर मुक़द्दम करता हूँ, और जनाब खज़र साहब, अनवर सादात साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोलापुर के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई जनाब फारूक शाब्दी साहब। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 20 तारीख के दिन इस विधानसभा की पूरी जनता जनाब फारूक साहब को अपना नया आमदार बनाएगी। तो इंशाअल्लाह मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 5 साल में शोलापुर की जनता जो विकास के लिए तड़प रही है, शोलापुर की जनता जो महंगाई से पिस रही है, जो शोलापुर की जनता के नौजवान बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना कर रख दिया गया, जो नौजवान अपनी डिग्री का इम्तिहान भी दे चुके हैं और 1 साल से उनकी डिग्री नहीं मिलती, जो शोलापुर में यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी चादर की, जिसको जोग्राफिकल इंडिकेटर भी मिल गया था, इंशाअल्लाह ताला उसको फारूक शाब्दी खुद मेहनत करके उसको रिवाइव करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आज शोलापुर में 6 दिन में 1 मरतबा पानी आपको मिलता है। फारूक दिन रात मेहनत करके इंशाअल्लाह ये सबसे बड़ा मसला, ख़ास तौर से पीने का पानी अगर 6 दिन 8 दिन में 1 मरतबा आता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारी माँ और बहनों को उठाना पड़ता है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो फ्लाईओवर का काम, एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी शादी होने वाली है, मगर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं होता। अब लगता है कि उसकी जुमागी के बाद ही वो फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होगा। आप शायद मेरी बात समझे नहीं। 20 तारीख के दिन फारूक शाब्दी की शादी आप करेंगे, उनके वालिद बैठे हुए, उन्हें गलत नहीं समझना, आमदार बनाने का मामला है, क्योंकि फारूक को घर भी जाना है वापस। और जुमागी से मतलब 23 तारीख को जब नतीजा निकलेगा उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला वो फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि
शोलापुर में ये दो देशमुखों में जो डिशुम होने की वजह से फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं हो रहा। आप ये भी जानते हैं कि 10 साल पहले 2014 में नवंबर में, ये 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और शोलापुर की जनता से वादा किया था कि मैं शोलापुर में भारत की आर्मी के कपड़े यहाँ पर सिलाऊंगा। मोदी जी, शोलापुर की जनता ये जानना चाहती है कि आपको प्रधानमंत्री बन के 10 साल हो गए, आप बताइए कि क्या आपने शोलापुर के अंदर इंडियन आर्मी के कपड़ों की सिलवाई का काम अब तक क्यों शुरू नहीं किया? चंद दिन पहले मोदी आए थे तो ये शोलापुर के ये तकालीफ का जिक्र नहीं किए। स्मार्ट सिटी एक करप्शन का अड्डा बन चुका है। शहर शोलापुर का शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ की आवाम तकलीफ उठा रही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप फारूक को यहाँ से अपना नया आमदार बनाइए। ये तकालीफ को फारूक शाब्दी दूर करेगा। स्मार्ट सिटी का काम कराने के लिए आमदार को भी स्मार्ट होना पड़ता है, और जितने भी आमदार थे वो स्मार्ट थे मगर अपनी जेब के मामले में स्मार्ट थे। फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह ताला जो ऐलान किया है कि वो अपनी जो उनको आमदार की तनख्वाह मिलेगी इंशाअल्लाह वो उसको नहीं लेंगे, वो गरीबों में या गरीबों के कास के लिए उसको दे देंगे। उन्होंने ख़वातीन की मजबूती के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने 4 वादे किए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो उस वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने वादा किया कि शोलापुर में हमारी कई ऐसी गरीब माँ और बहनें हैं जो बीड़ी बनाती हैं। मेरे भाई, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, कभी तुम उस गरीब माँ के घर को जाओ और उस माँ से कहो कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां मुझे दिखाओ। बीड़ी बनाते बनाते उनके ये उंगलियों की, इनका जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है, इनके उंगलियां सफ़ेद पड़ जाते हैं, स्किन की बीमारी उनको शुरू हो जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, इन गरीब माओं के लिए जिनकी उंगलियों पर बीड़ी बना बना कर निशान पड़ चुके हैं, फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह ताला उन माओं की उन उंगलियों की लाज रखेगा और उनके लिए विधानसभा और हुकूमत से लड़ेगा और टकराएगा उनसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी मानते हैं कि बेरोजगारी यहाँ के नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए कि एक शिवसेना से 2 शिवसेना हो गए, दोनों को नौकरी मिल गई। एक शरद पवार, एक एनसीपी से 2 एनसीपी हो गए। चिचा का परिवार भी नौकरी पे, भतीजे का भी परिवार नौकरी पे। अब एक कांग्रेस बूढ़ी है, अभी वहां पर भी लगे हुए हैं काम पे। इन 5 बीजेपी है। इन तमाम पार्टियों में ही पूरी नौकरी तकसीम होकर रह गई, मगर शोलापुर की जनता खाली आस लेकर बैठी हुई है कि मेरे मुकद्दर में नौकरी कब आएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, फारूक शाब्दी उन नौजवानों की तरक्की के लिए, उन नौजवानों को जो रोजगार के लिए आज तड़प रहे हैं, इंशाअल्लाह फारूक उन नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। आईटी पार्क का संगे बुनियाद, फाउंडेशन स्टोन शरद पवार साहब डाल के चले गए, खाली लगा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ आईटी पार्क के ऊपर। अगर आईटी पार्क पर काम होता तो यकीनन बहुत से कंपनीज यहाँ पर आते,
शोलापुर के गरीब नौजवानों को कुछ ना कुछ तो रोज़गार मिलता। तो ये शोलापुर के बहुत से मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि फ़ारूक शाबदी इन तमाम तकालीफ को आपके दूर फरमाएंगे। पानी का मसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पीने के पानी का मसला है। यहाँ पर बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी के पास सत्ता है। अब पिछले 2.5 साल से तो इनकी यूटी की सरकार है, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, अगर वो चाहते तो यहाँ पर पानी का मसला हल कर सकते थे, मगर नहीं किए। मोदी आए थे शोलापुर को, ना आर्मी के यूनिफॉर्म की स्टिचिंग की बात किए, ना ये पीने के पानी के मसले को हल करने की बात किए। मैं शोलापुर की जनता से और ख़ास तौर से इस विधानसभा के सेंट्रल के तमाम वोटर से और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ, एक बार आप 20 तारीख को बीजेपी को पानी पिला दीजिए। फारूक आपको हफ्ते में 4 दिन पानी पिलाएगा इंशाअल्लाह। एक बार 20 तारीख के दिन बीजेपी को पानी पिला दो आप। माने पानी पिलाने का मतलब सियासी पानी पिलाना, कहीं जाके बोलेंगे लो पियो। और फारूक के हक में डालिए, उनको मालूम हो जाएगा कि गरीबों को और माँ और बहनों को तकलीफ देने का क्या है। दूसरी बात यह है कि यहाँ यूटी वाले बोल रहे कि हम लाडली बहना में 1500 रुपये दिए, बोल रहे ना, बोल रहे। अब अगाड़ी वाले बोल रहे हम भी ऐसा कर देंगे कुछ। अब आप सुनिए, 1500 अगर किसी के अकाउंट में आ गए, हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है, मेरी बात से मुत्तफिक होंगी कि आज जवार जो है, जो 2014 में 30 रुपये था, वो आज 50 रुपये में मिलता है। चावल 40 रुपये मिलता था 2014 में, वो आज 80 रुपये में मिलता है। गेहूं 25 रुपये में था, 50 रुपये हो गया। गुड़ 30 रुपये में था, शोलापुर का रेट बोल रहा हूं 50 रुपये हो गया। शक्कर, मोदी जी चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए, अब उनकी चाय तो फ्री में आती, शक्कर भी उनको फ्री मिलती। मगर शोलापुर में शक्कर जो 30 रुपये थी 10 साल पहले, आज 45 रुपये में हो चुकी है। मसूर की दाल जो 50 रुपये में बिकती थी 14 में, आज 90 रुपये में बिक रही है। लाल मिर्ची 100 रुपये में बिकती थी, आज 200 रुपये में बिक रही है। इमली 100 रुपये में कीमत थी 10 साल पहले, आज 500 रुपये में है। बैगन जो 5 रुपये में था 10 साल पहले, आज 25 रुपये हो चुका। हरी मिर्ची 20 रुपये में थी, आज 40 रुपये हो चुकी है। प्याज 20 रुपये थी, आज 50 रुपये में हो चुकी है। आलू 10 रुपये था, आज 50 रुपये हो चुका है। फिर आप आ जाइए पेट्रोल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने 72 रुपीस में था, आज 104 में हो गया। डीजल 55 रुपये में था 10 साल पहले, आज 90 रुपये में हो चुका। 80-90 के दरमियान में मिलता है। मीठा तेल 70 रुपये में था, आज 150 रुपये में बिक रहा है। नमक 10 रुपये में था, 15 रुपये। अगर आप खाली इमली और आपके मसूर की दाल, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, आलू और मीठा तेल मिला लिए तो यहीं 1100 रुपये निकल गए, यहीं 1100 रुपये निकल गए। सिलेंडर खरीदने गए तो उल्टा और
1500 जो रुपये मिले उसमें 300 रुपये डालना पड़ता। तो शिंदे समझ रहे कि हम सबके कान में फूल है, मोदी समझ रहे, अमित शाह बोल रहे लाडली बहना हमारे साथ है। अरे भाई तुम 1500 रुपये दे के 1900 रुपये मेरे से निकाल रहे। ये बेवकूफ बना रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को और खास तौर से हमारी माँ और बहनों को, गरीबों को। ये रेट जाकर मालूम कर लेना शोलापुर में। अब मेरे को मालूम कल से बीजेपी वाले जाएंगे मार्केट में, ए आलू की कीमत तो बोलना, प्याज की कीमत तो बोलना। महंगाई मोदी जी महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है। देश में जो इन्फ्लेशन है 6.9 के करीब है, महाराष्ट्र में 7.3 के करीब है। और ये बोल रहे ये दिए, क्या तुम्हारे बाप का दे रहे? जनता का पैसा है तो दे रहे तुम, मगर तुम कैसा दे रहे? एक हाथ से 1500 डाल रहे और दूसरे हाथ से 1900 रुपये निकाल ले रहे। अब आप बताइए आपको क्या करना है 20 तारीख के दिन? आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? क्या आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई को देखेंगे या महंगाई को देखेंगे? किसको देखेंगे आप? आप महंगाई को देखेंगे? महंगाई आपको बर्बाद कर रही है तो हाथ उठाइए। अब आप हम पीने का पानी किसको रोज चाहिए? हाथ उठाइए। अच्छा, जो नहीं दिया 10 साल से उसको 20 तारीख को पानी पिलाएंगे, हाथ उठाइए। अब बस है, अब ये मेरा मुकदमा मैं कायम कर दिया। अब फैसला आप जज है, आप लोग जज है। मैं फारूक की तरफ से ये आपके सामने ये बात को रख रहा हूं कि क्यों आपको बीजेपी को, शिवसेना दोनों को कांग्रेस को वोट नहीं देना है। दोनों को सत्ता मिली, मगर दोनों ने गारत कर दिया शोलापुर को, बर्बाद कर दिया शोलापुर को। नौजवान रो रहा है, अरे 1 साल हो गया डिग्री का एग्जाम लिख के, एक सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तुम लोग? कौन सी सरकार चला रहे हैं ये लोग? और मोदी जी आके क्या बोलते, इस पे नहीं बात करेंगे। शोलापुर में यहां पर जो चद्दर बनाई जाती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर उसके पास है, जीआई टैग, मगर मोदी जी कभी मन की बात में भी नहीं बोले शोलापुर की चद्दर के बारे में। मोदी जी कभी आप बोल देते, भाइयों बहनों आज मन की बात शोलापुर की चद्दर के ऊपर होगी, मगर नहीं बोले। क्या बोले? आरक्षण के नाम पे बांटा जा रहा है, महंगाई कमर तोड़ रही है, मगर मोदी जी को फिक्र ही नहीं है। यहां पर चादर बनाने की फैक्ट्री खत्म हो गई, मगर मोदी जी माशाल्लाह रोज नए कपड़े पहनते, बहुत टिप टॉप। मगर ये शोलापुर की जनता जो यहां पर इनके हाथों में अल्लाह ने फन दिया, बीजेपी ने उस इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। ये शोलापुर की जनता को इस पर फैसला करना है। और मैं बताना चाह रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा कि आरक्षण के नाम पर बांटा जा रहा है। अरे मोदी जी, आप मराठाओं को रिजर्वेशन देने का वादा आपने किया था, और मराठाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा आपको। जरांगे पाटिल आपकी नींद हराम कर चुका है, मुझे मालूम, सबकी नींद हराम कर चुका है। दुबला पतला आदमी है, उसकी समाज ने उसको अपना नेता मान लिया। मैं सलाम करता हूं मराठा समाज को कि मुत्तहदा तौर पर आपने अपने नेता को बना दिया। और हम तायीद करते हैं कि मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और झक मराकर देना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी की बने। आप फारूक को अपना आमदार बनाइए,
फारूक जब विधानसभा जाएगा तो मराठा आरक्षण का डिमांड करेगा, लड़ेगा उसके लिए इंशाअल्लाह ताला। और मेरे भाई और अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे अर्ज करने आया हूं कि ये जो फारूक से हटकर जो कैंडिडेट खड़े हैं, आप समझ गए? माशाअल्लाह, पूरा समझ गए, पूरा समझ गए। अब समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो खाली 20 तारीख को फारूक, ये तो बहुत तेज हो गए बाबा, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं खाली बोल देता हूं जो मैं बोलना चाह रहा था। जो खड़े हुए हैं, मैं उनसे अपील कर रहा हूं, भाई आप स्पीड ब्रेकर मत बनो। जिस तरह आज हमारे पास शौकत पठान आ गया, तुम भी आ जाओ। हमारा दिल खुला है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुमको अपने गले से लगाने को तैयार है। सब पूरे पुरानी चीजें भूल जाएंगे, आ जाओ। देखो ये शोलापुर की जनता, ये शोलापुर के नौजवान, ये हमारी माँ और बहनें फैसला कर चुकी हैं कि अब के बार फारूक की बारी है। तो मैं इनसे अपील कर रहा हूं, आप भी आ जाओ। क्यों दूर दूर रहते, करीब आ जाओ। दिल में अगर मोहब्बत है आ जाओ। नहीं, हमारे को असद साहब से मोहब्बत है, उनसे हमारे को नहीं बनता। अरे मेरे भाई, तुम जब मुझसे मोहब्बत करते हो, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। और इसमें कोई अनानियत नहीं है। ये इज्तिमाइयत को सामने रखकर फैसला करने की जरूरत है आज। अगर आज फारूक जीतेगा तो क्या खाली मुसलमानों का फायदा होगा? क्या खाली हमारे पद्मशाली भाई बहनों का फायदा होगा? अगर फारूक जीतेगा तो क्या हमारे मराठा भाइयों का फायदा नहीं होगा? हमारे पद्मशाली माँ और बहनों का फायदा नहीं होगा? क्या हमारे दलित भाई और बहनों का फायदा नहीं होगा? पूरे विधानसभा के तमाम जनता का फायदा होने वाला है। तो आ जाओ, सब मिलके गुलदस्ता बनाओ, ताकि शोलापुर की आवाम मिलकर 20 तारीख के दिन शोलापुर के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, यहां की तकालीफ को दूर करने के लिए मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि आप आगे बढ़िए और फारूक शाब्दी के हक में 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट इस्तेमाल करिए पतंग के निशान पर। मशीन में क्या नंबर है? हाँ, मशीन में नंबर क्या? मशीन में 6ठा नंबर फारूक शाब्दी का। तो जब आप अंदर जाएंगे मशीन में, खाली देखना पतंग का निशान क्या है, ठक मार, टी आवाज आती है, वो आवाज सुन लेना, बिस्मिल्लाह आगे बढ़िए। मगर आप तमाम वोट डालेंगे या रात में जाके सो जाएंगे, अभी उठेंगे जब उठेंगे। पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप पोलिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। आप हर आदमी, हर बहन, हर माँ, हर बुजुर्ग अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। हाथ उठाकर जवाब दीजिए, आप पूरे अपना वोट डालेंगे। पोलिंग परसेंटेज आपका बढ़ना चाहिए, तभी फारूक की कामयाबी आसानी से हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आ जाइए दूसरी चीज जो आपको बोलना चाह रहा था मैं। अभी आप देखे कि डाइस के ऊपर हम बैठे हुए थे, मंच के ऊपर, तो मेरे को आके कोई एक कागज दिए, देखिए आप लोग क्या था, बोलता हूं मैं आपको, सुनो सुनो, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है। मेरे को जेल रोड पुलिस स्टेशन कमिश्नरेट सोलापुर से हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने
सेक्शन 168 BNSS की नोटिस दिए, मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं, ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी हैं। आई लव यू। अच्छा, यहां इसमें क्या लिखे? इसमें लिखे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, लिटिल लिटिल इंग्लिश आती है मेरे को। उन्होंने लिखे, प्लीज टेक केयर नॉट टू डू एनी एक्ट, कमेंट और स्टेटमेंट that may hurt the sentiments of other religious people and persons, and also do not violate the model code of conduct implemented in connection with the General Assembly elections 2024. It should be noted that law and order problem will not arise due to any minor reason, and peace should be maintained. In addition to this, B की जगह BE आना, आप BRE लिख लिए, खैर मेरे को नहीं। It should be noted that legal की स्पेलिंग भी गलत है, LEGAL, आप LEAGL लिख दिए। I am only correcting you. Legal action taken against you in accordance with the prevailing law if public peace is disturbed and law and order। अच्छा, यह प्रॉब्लम की स्पेलिंग में M खा गया, प्रोबले हो गया, ये M आना, प्रॉब्लम arises due to your commenting that will hurt the sentiments of other religious, religious में G खा गया, and individuals by ignoring the instruction given by the police. The said notice is given under my true seal. तो मैं क्या किया, हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती, वो खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45, देखो 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। अभी मैंने लिखा, रिसीव द नोटिस, माने नोटिस रिसीव कर लिया मैं। अपोज द कंटेंट्स, हाँ बैठो बैठो बैठो, हाँ अरे बैठो जी, बैठो बैठो, भाईजान बोल रहे, बैठो। अपोज द कंटेंट्स हैं जो लिखे, हम उसको अपोज करते। इशूइंग अथॉरिटी हैज नो पावर to issue notice during the period of model code of conduct. The permission of concerned returning officer of Solapur Central should have been taken. तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि हजरत पुलिस दामाद को लाइटर वैन में दिल पे न खोलो, कोई भी गुर्दे पे लेके रिटर्निंग ऑफिसर परमिशन दिए नहीं दिए नहीं मालूम, क्योंकि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब इंप्लीमेंट होता तो रिटर्निंग ऑफिसर कंट्रोल्स द पुलिस, रिटर्निंग ऑफिसर पुलिस को कंट्रोल करता। खैर मेरे को लाके दे दिए, आई लव देम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अब आप सुनो यहां पर हम क्या लिखे, हम ये अंग्रेजी में पढ़ रहे फिर तर्जुमा करते। आई हैव एड्रेस मोर देन 15 इलेक्शन मीटिंग्स इस जनरल इलेक्शन में एंड अबाइडेड बाय द एमसीसी। माने मैंने इस इलेक्शन में 15 इलेक्शन इंतखाबी जलसों से खिताब किया और एमसीसी को अबाइड किया।
फिर मैंने लिखा, इट इज सरप्राइजिंग दैट द नोटिस हैज नॉट बीन इशूड टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी को नोटिस नहीं दिए, ओवैसी को दिए। 3 दिन पहले मोदी आए थे, मोदी को देना था ना, देना था नहीं देना था, उनको नहीं दिए, ओवैसी को दिए, क्योंकि मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। इन लाइटर वेन, डोंट टेक इट सीरियसली। अब ये आप बताइए, ये क्या है? जहां मैं चले जाता हूं महाराष्ट्र में, आपसे मोहब्बत का इसका खत लेकर आए हम, आइए। तो मैं भी उनको दिल में देख के बोला, वाह मेरी महबूबा आ रही है, वाह तेरा ही इंतजार था। ये कैकू करते रहे भाई मेरे पीछे, मैं बोलता ही नहीं था ये सब चीज़ें। अच्छा अब आप मेरे को बोलो, वो एक छोटा बच्चा है, नहीं मेरे स्टैंडर्ड से बोल रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, मैं लंबा हूं तो हमारे अब्बा की गलती है। तो उन्होंने बोल रहे मैं मस्जिद में घुस के मारता हूं। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये 168B एंड SS की नोटिस उसको नहीं दिए, नहीं दिए ना, नहीं दिए, उसको दिए ही नहीं। उन्हें बोले जा रहा, जो बके जा रहा। अच्छा क्या करे, खाली FIR कर लिए। अरे उसको लेके भिजाते दुबई को अंदर, अरे दुबई से मुराद जेल को भिजाते नहीं। अब वो डिप्टी CM फडणवीस बोले, क्या बोले, ओट जिहाद, धर्म युद्ध। ये धर्म युद्ध है इलेक्शन, ये ओट जिहाद है इलेक्शन। बाबा साहिब अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो बाबा साहिब ने संविधान कब बनाया? जिस जमाने में दलित लोग अगर जमीन पर चलते थे तो उनके कमर के सामने झाड़ू होती थी और गले में एक वो होता था घड़े के जैसा कि अगर थूकना भी है तो उसमें थूको, और जिस जमीन पर तुम चलते हो उसको झाड़ू दो, क्योंकि तुम्हारे पैर इस काबिल नहीं है कि तुम जमीन पर चलो। तो बाबा साहिब ने कहा कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ओवैसी, फडणवीस, दलित सब बराबर होंगे। और बाबा साहिब ने संविधान में हम सबको इंसान कहा। All human beings are equal in the eye of the law। और बाबा साहिब ने क्या लिखा संविधान में? लिबर्टी, आजादी, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी, इसको हमको हासिल करना है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम दे रहा हूं आज शोलापुर से कि आओ बाबा साहेब अंबेडकर के उन ख्वाबों को पूरा करेंगे। लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को हासिल करेंगे। आपकी तकलीफ असदुद्दीन ओवैसी की तकलीफ है, आपके इंसाफ की लड़ाई हमारे इंसाफ की लड़ाई होगी। इस शोलापुर सेंट्रल में हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को हासिल करना है। जो ख्वाब बाबा साहिब ने देखा था उस ख्वाब को हमको देखना है। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाह रहा हूं, जब किसी ने जाकर बाबा साहिब से कहा था, बाबा साहिब हिंदुस्तान की, भारत की लोकसभा में भी इतने दलित MP जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलितों की एक आजाद लीडरशिप की बात करते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर को सलाम, उन्होंने कहा था कि हाँ, रिजर्वेशन की बुनियाद पर जीत कर तो जाते हैं, मगर अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना पड़ता है। मैं दलित भाइयों को याद दिला रहा हूं, कांशीराम नहीं कहा था चमचों से बच के रहो, चमचों से बच के रहो। मैं तुमसे भी कह रहा हूं चमचों से बच के रहो। ये चमचे हमारे मफादात की हिफाजत नहीं करते, बल्कि अपने जाती मफादात को लेकर अपने सियासी आखाओं के कदमों में सर झुका देती है। मैं तुमसे कह रहा हूं, सर मत झुकाओ, सीना तान कर शोलापुर के विकास के लिए लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। शोलापुर के विकास के लिए हम लड़ेंगे।
तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। अब ये डिप्टी सीएम फडणवीस, धर्म युद्ध, वोट जिहाद, उनको तो नोटिस नहीं देते BNSS की, हमको ही देते। अच्छा, हैरत की बात यह, मैं पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं, जब ये BNS का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, अपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया था, मैं अकेला था वहां पे, तो वाहिद MP था मैं इम्तियाज जलील के साथ जो इस कानून को कहा था ये गलत इस्तेमाल होगा इसका, BNSS का। मैंने कहा था कि मकाले की रूह या मकाले अपने खबर में खुश हो रहा होगा इस कानून को देखकर। मेरी बात सच साबित हो गई कि BNSS एक गलत कानून बनाया गया था, जिसका इस्तेमाल मैंने पार्लियामेंट में कहा था, इसका इस्तेमाल माइनॉरिटीज पर, दलित्स पर, इंटेलेक्चुअल्स पर होगा जो हुकूमतों के खिलाफ होंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं यहां की पुलिस को कि मैंने जो पार्लियामेंट में कहा था आपने उसको सच साबित कर दिया। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ये गंदा कानून मोदी ने बनाया BNSS का, किसी को भी ले जाकर 120 दिन का पुलिस कस्टडी दिया जा सकता। मेरी स्पीच है YouTube पर, देख लेना आप। मैं उम्मीद करता हूं कि PI साहब मेरे इस भाषण को ये नहीं बोलेंगे कि दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ रीजन एंड पीस। बहुत अच्छा है, मैं इसको घर को ले जाके जब 18 तारीख को हमारी बीवी से मिलूंगा, हमारी बेगम पूछेंगे क्या लेके आए, मैं बोलूंगा देखो ये लेके आया हूं, ये लेके आया, उसको फ्रेम करके रखूंगा घर में। ये मेरे लिए मेडल है, तमगा है। जवानी में तो लव लेटर ना लिखे ना मिला, मगर बुढ़ापे में मिल रहा है। थैंक यू। मगर मैं जवान हूं, मेरी दाढ़ी को वाइट देख के लोग बोलते वाइट हो जा रही। बाबू, शेर कभी बुढ़ा नहीं होता, याद रखो। अब दूसरे पूछेंगे मंजलिस के मुखालिफिन, बंदर, भला बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाओ कुलाठी मारना नहीं भूलता उन्हें। तो खैर, ये लाइटर वेन में था, दिल पे मत लीजिए। मेरे को बड़ी तकलीफ हुई कि RO साहब अगर देते, रिटर्निंग ऑफिसर देते, मगर मेरे को उससे बड़ी तकलीफ यह है कि मोदी जी आए थे, उनको देना था। उन्होंने नहीं बोले ए सेफ है, एक है तो सेफ है, किसका मतलब उसका? किसको बोल रहे थे मोदी जी एक है तो सेफ है? उनको नोटिस नहीं दिए, मगर दूल्हे भाई को दे दिए। तो खैर, आपको अब यकीन तो हो गया ना कि नोटिस किसको मिलती? बोलने वाले को मिलती। इतना बड़ा जुलूस इम्तियाज जलील निकाले औरंगाबाद से मुंबई तक, 10,000 गाड़ियां थी, एक पत्थर नहीं मारे किसी के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता जिसके लिए जमीन और आसमान बनाया गया। अरे एक नापाक इंसान गुस्ताखी कर सकता है आका की शान में? अगर कोई आसमान की तरफ देखकर थूकेगा तो थूक उसके मुंह पे गिरता आके। मगर कोई गड़बड़ नहीं हुई। मगर एक बात मालूम हुई, इम्तियाज जलील ने MP का इलेक्शन सबने मिलकर हरा दिया उसको, मगर इम्तियाज जलील ने अपनी गुलामी का सबूत दिया और बताया कि मैं आका के गुलामों का गुलाम हूं। मैं शुक्रगुजार हूं फारूक शाब्दी के वालिद का कि उन्होंने ऐसे होनहार और एक गयूर बेटे को पैदा किया, तरबियत दी। यहां पर फारूक शाब्दी ने हर मसले के ऊपर एहतजाज किया, आपने उसका साथ दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कोई भी मसला निकले फारूक शाब्दी आगे आया। कोविड का मसला था, फारूक शाब्दी आगे बढ़कर
गरीबों की मदद किया, मजहब को नहीं देखा। पढ़ाने का स्कॉलरशिप का मसला आया, फारूक शाब्दी ने ये नहीं देखा कि कौन किस समुदाय का है। फारूक शाब्दी ने कहा यह शोलापुर का है, इसका मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। मैं शोलापुर की जनता से अपील कर रहा हूं, क्या आप 20 तारीख के दिन अपना एक एक वोट फारूक को देंगे पतंग के निशान पर? आवाज जरा दम अंदर से निकालो जी। नहीं नहीं नहीं, मोदी जहां कहीं भी है उनको आवाज आना। जोर से और जोर से, और पतंग को अब, और अभी 2 मिनट बाकी है। देखो फिर बोल रहा हूं मैं, महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ वोट देंगे आप लोग? महंगाई के खिलाफ आप किसको वोट देंगे? फारूक को देंगे या बीजेपी को वोट देंगे? महंगाई के जिम्मेदार मोदी है नहीं है बताओ? महंगाई के जिम्मेदार शिंदे और फडणवीस है नहीं बताओ? है तो फिर क्या करेंगे? आप अपने वोट का सौदा तो नहीं करेंगे, तो 20 तारीख के दिन क्या नजर आएगा शोलापुर के फिजाओं में? शोलापुर के घरों के ऊपर क्या नजर आएगा? पतंग नजर आएगी ना? तो अपना एक्शन क्या होगा उस दिन? ये बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट पहले खत्म कर दिया सर, गलती